तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, पहले हमने मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ द स्केलर पोटेंशियल की बात की थी। शायद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको याद भी हो, हमने ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे मैंने एक शेयर भी किया है। ये हमने टॉपिक पढ़ा था, ये वाला आप लोगों ने किया था डाइपोल, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में स्केलर पोटेंशियल के लिए, शायद आपको याद हो सबको। ठीक है, अब उसमें हमने टॉपिक किया था, अब हमने वही अब मैं मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल करना है। ठीक है, मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें ये है कि यहाँ पे आपने जो है वही उसी तरह से जैसे हमने उस केस में आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी, अब हम उसको डिटेल में एक्सप्रेशन तो फाइंड नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसको जो है ये देख लेते हैं कि उधर उस केस में आपने ये देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये सारा हमने सॉल्व करके लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करके आप लोगों ने जो कैलकुलेशंस की थी, तो हमने ये फाइंड आउट किया था ये वाला एन पे रिजल्ट, ये एक्सप्रेशन दैट इज द लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। क्योंकि ये जो है एक्सप्रेशन जो पैरेंथेसिस में है ये लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की तरह है, तो हमने जो है वो 1/r इज इक्वल टू 1/r सिग्मा n इज इक्वल टू 0 to infinity r dash over r p n cos alpha, ठीक है, ये कैलकुलेशन की थी और यही रिजल्ट हमने ऊपर भी ये लिखा है इन द केस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। सेम रिजल्ट है आपके पास, इसको ये देखें, ये है हमारे पास 1/r इज इक्वल टू 1/r सिग्मा n इज इक्वल टू r डैश ओवर r p n cos alpha। ठीक है, तो हमने उसी तरह ही वो एक्सप्रेशन लेना है वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन r एंड r डैश। ये देखो, ये अल्फा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन r एंड r डैश। ये हमारे पास कोई भी सरफेस है और इस सरफेस में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, आई जो है करंट फ्लो कर रहा है इसके ऊपर सरफेस पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है दैट इज इक्वल टू डी आर डैश। जो हमने कोई भी ओरिजिन, अगर इस सरफेस पे कोई ओरिजिन ले लिया है हमने, और हमने कोई एक ऐसा यूं करंट जो है वो इसके सरफेस पे है सिर्फ, ठीक है, अंदर नहीं है, सिर्फ इसकी सरफेस पे है, तो हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया है दैट इज द डी आर डैश। ठीक है, हाँ, आपको पता है ना कि कोई जहाँ जो एलिमेंट होता है कोई एलिमेंट अगर आप इसके अंदर कोई सरफेस में या किसी भी वॉल्यूम में कोई एलिमेंट ले लेते हो, उस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से दैट इज इक्वल टू आर डैश। ठीक है, और जो फील्ड पॉइंट होता है जहाँ पे हम मेजर कर रहे होते हैं उस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू आर। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जो एलिमेंट और फील्ड पॉइंट के दरमियान, यानी कि सोर्स और फील्ड के पॉइंट के दरमियान जो है वो हमारे पास जो एंगल जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू आर। तो इट मीन्स के हमारे पास जो है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये आर जो फील्ड का और ओरिजिन का जो डिस्टेंस है आर दैट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर। ठीक है, बहुत लार्ज होता है। तो अगर हम लार्ज कोई भी चीज हो तो उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं और वो डिनोमिनेटर में हो तो हम वो टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, स्क्वायर वाली टर्म निगलेक्ट हो जाती है बिकॉज वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के लिए, इसलिए वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश एंड अकॉर्डिंगली द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ करंट लूप। ठीक है, अब वेक्टर पोटेंशियल आपको पता है, हमने जो आपने कैलकुलेशन की हुई थी, जो हमने वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने आई ए आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4π1/r dl डैश वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, म्यू नॉट आई ओवर 4π, अब यहाँ पे हमने 1/r की जगह वैल्यू पुट करनी है, 1/r, ये 1/r है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखो 1/r है और r डैश ओवर r,
यानी कि नीचे भी ये आर एन आएगा, ऊपर भी आर डैश एन होगा, नीचे भी आर एन होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकती हूँ 1/rn+1, लिख सकते हैं इसको कि नहीं? ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 1/r की जगह पे, ठीक है। 1/r की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या है 1/r, और ये क्या है r-n/rn, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 1/rn+1, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बोलें, समझ आ रही है? 1/rn+1, ठीक है। ये चीज मैंने यहां से लिखी है। अब अंदर इंटेग्रल के अंदर आपके पास जो है, अब देखेंगे आर एन, जो आर होता है ना आपके पास, जिसके ऊपर डैश नहीं है, वो है फील्ड पॉइंट ओरिजिन और फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस, वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ओरिजिन भी कभी चेंज नहीं होगा, और वो फील्ड पॉइंट जो है वो भी कभी चेंज नहीं होगा। मतलब एक दफा हमने बता दिया कि यहाँ हमने फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है, इसको हम आउटसाइड द इंटेग्रल लिख सकते हैं। तो ये जो आर डैश है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं सरफेस के ऊपर। तो आर डैश एन को हमने इंटेग्रल के अंदर ले लिया, और पी एन कॉस अल्फा डीएल डैश, ठीक है। ये डीएल डैश ये लिखा हुआ है, ये पी एन कॉस अल्फा डीएल डैश। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे आप जो है वैल्यूज जब हम पुट करते जाएं, पहले हम एन वो एन जो है उसको 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, μ0I/4 1/r, आर एन जो है वो 0 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/r, और ये भी आपके पास 0 है, पी एन भी 0 है, तो आपके पास पी एन कॉस मतलब ये आपके पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी डीएल डैश, ठीक है। इसके अलावा जब आप R2 पुट करेंगे, R को सॉरी 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है ना, तो n को पहले 0 पुट करें, n को फिर 1 पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा, n को 1 पुट करेंगे तो r स्क्वायर r डैश कॉस अल्फा डीएल डैश, P1 जो है वो भी इक्वल टू 1 होता है। ये भी सब कुछ आपने जो है ना वो लास्ट वाली एक्सप्रेशन में पढ़ा हुआ है कि P1 जो है वो 1 के इक्वल होता है, इस तरह से P2 जो होता है वो इक्वल टू दिस होता है। ये आप जो है वो पिछले टॉपिक में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किया था उधर से आप ये देख लें। अब थर्ड वन जो है वो 1/r3 है, दैट इज r डैश स्क्वायर। अब हमने 2 ले लिया ना, n इज इक्वल टू 2 लिया, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए P2 आपके पास आ जाएगा, तो उसके लिए वैल्यू ये होती है, और डीएल डैश, ठीक है। ये आप लोग उधर से देख लेना। ये हमारे पास जो है वो हमने एक्सप्रेशन इसको इस तरह से ओपन कर लिया। अब इसमें ये देखो, एज इन द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ वी कॉल द फर्स्ट टर्म 1/r क्या होगा, द मोनोपोल टर्म, ठीक है। द सेकेंड, जब उस एक्सप्रेशन में भी आपने आपको याद होगा जब आपने यहाँ पे भी देखा था, तो ये जो 1/r है, ये देखो 1/r क्या होता है, मोनोपोल। 1/r² क्या होता है, डाइपोल। 1/r³ क्या होता है, क्वाड्रोपोल। एंड 1/r4 क्या होता है, ऑक्टोपोल, ठीक है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बता रही हूँ। अब आप दोबारा उसमें मैग्नेटो उसमें वेक्टर पोटेंशियल के केस में आ जाएं, तो उसमें ये देखें, ये यहाँ पे ये क्या है कि जो 1/r है दैट इज द मोनोपोल टर्म, 1/r² डाइपोल टर्म, एंड 1/r³ क्वाड्रुपोल टर्म, एंड सो ऑन। लेकिन हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के केस में मल्टीपोल वो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो सिर्फ हम लोग फिर किसको डिस्कस करेंगे, डाइपोल को करेंगे या क्वाड्रोपोल, इसके अलावा सो ऑन। मतलब जो है वो हमारे पास जो है इसके केस में डाइपोल्स, मैग्नेटिक फील्ड के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो वी डिस्कस डाइपोल्स हियर।
तो ए डाइपोल जो है दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर आर डैश कॉस अल्फा डीएल डैश, ये वाली वो एक्सप्रेशन है जो हम डाइपोल के लिए लिखेंगे। ये वाली एक्सप्रेशन है ए आर म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर आर डैश कॉस अल्फा डीएल डैश। ठीक है, तो कॉस अल्फा डीएल डैश। अब ये जो आर डैश कॉस अल्फा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डैश आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश, यूं ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब हम इसका डॉट खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर डैश कॉस अल्फा। ठीक है, आपको ये देखो, ये जो एक डायग्राम थी मैंने कहीं पे ड्रॉ की थी, ये देखें, यहाँ पे देखो कि आपके पास मैंने क्यों लिखा आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश, आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश। आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस आर। आर यूनिट वेक्टर जो है वो किसके अलोंग होगा, इस आर के अलोंग। ठीक है, और आर डैश आपके पास ये है, इन दोनों के दरमियान क्या एंगल है, अल्फा। तो हम आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश को लिख सकते हैं आर डैश कॉस अल्फा, आर डैश कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसलिए हमें आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश को लिख सकते हैं आर डैश कॉस अल्फा, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। ठीक है, इसके बाद एक और भी एक्सप्रेशन है, इसके बाद एक और भी आपके पास है एक्सप्रेशन के हम ये आर डैश डॉट आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये एक आपके पास पुरानी इक्वेशन थी 1.108, ये आप अपने पुराने जो है वो चैप्टर नंबर 1 से ये देख सकते हो कि सी डॉट आर डी एल इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि सी डॉट आर into dl is equal to area multiply by c, a is the area vector। अब यहाँ पे देखो कि एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश डी एल डैश, यानी इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू मतलब ये जो आपके पास इसको आप इस तरह से, ये वाली एक्सप्रेशन ना देखें, ये जो मैंने लिखी हुई है ना इसको देखें, आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश डी एल डैश, इसमें ये जो है ना आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर तो ये आ गया, और जो बाकी है ना आर डैश डी एल डैश दैट इज इक्वल टू डी ए डैश। तो ये मतलब बेसिकली हमने इसको क्या ले लिया है, दैट इज द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये आपने जो है एरिया वेक्टर, और इस एरिया वेक्टर को यूज करके हमने इस एक्सप्रेशन में यूज किया, बिकॉज बेसिकली आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा होगा, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट। डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे हमने डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दैट इज आई ए के इक्वल होता है, आई ए। तो आई ए यानी कि डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय करंट। तो यहाँ पे हमने जब डी ए डैश जो है क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया है कि म्यू नॉट, ये देखें आपके पास है म्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी ए डैश क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे डी ए डैश क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, दरअसल इन्होंने इसको ये इस तरह से, चले यहाँ देख लें, यहाँ मैंने लिखा हुआ है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर डी ए डैश क्रॉस आर, इंटेग्रल ऑफ डी ए डैश, ये मैंने ये लिखा था, इंटेग्रल ऑफ डी ए डैश क्रॉस आर। अब आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि जाहिर है यहाँ पे मैं आपको उस तरह से लिख के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि आर डैश कॉस अल्फा, तो ये आपको क्लियर हो गया ना, ये तो पता है ना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये देखो ये वाला किया हुआ है, बाकी सब छोड़ दो, ये नेक्स्ट स्टेप है आर डैश आर यूनिट वेक्टर डॉट आर डैश डी एल डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए डैश, यानी कि इसमें
डी ए डैश क्रॉस आर इसको ले लिया है। ठीक है, ये आपने एक्सप्रेशन कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1.1.108 आपने देखनी है इसके लिए। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इस तरह कैसे लिखा है, इसके लिए आपने ये वाली इक्वेशन देखनी है। ठीक है, और अब यहाँ से जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर डी ए डैश क्रॉस आर, इसकी जगह हमने लिखा डी ए डैश क्रॉस आर। तो अब ये जो टर्म है आई इंटू इंटेग्रल ऑफ डी ए डैश, दैट इज इक्वल टू एम। एम इज द डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो है हमने बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को यहाँ से डिफाइन कर दिया कि m इज इक्वल टू आई डी ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन, इसको हम ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम, अब इससे एम क्रॉस आर है, क्रॉस को हम कैसे लिखते हैं, साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फाई क्यों आ गया, ये बताओ, फाई क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक होता है, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपके पास है आर फाई और जी, आर फाई और एक मिनट, यहाँ से मेरा हाल है क्रॉस आर फाई और जी होता है। ठीक है, तो जी और आर को जो दरमियान जो एंगल होगा, बी जो है वो हमेशा किसके अलोंग होता है, जी के अलोंग। तो यानी कि बी या एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये भी किसके अलोंग होगा, जी के। तो जी क्रॉस आर यूनिट वेक्टर के दरमियान जो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा दैट इज फाई। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे से अगर ये तो आपके पास ए की वैल्यू आई, अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो तो यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ये मैंने कैलकुलेशन की है आप लोगों के लिए, ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ डायरेक्ट लिखी हुई थी। तो आपने जो है वो इसमें डेल क्रॉस ए कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लेते हैं आर थीटा फाई होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हमने उसके लिए हमारे पास जब ये वो आप चैप्टर नंबर 1 में देखोगे कि डेल क्रॉस ए के लिए आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये एक्सप्रेशंस होती हैं। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर, थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर। इसमें ये देखो कि आपके पास जो वेक्टर पोटेंशियल आ रहा है ए, वो किसके अलोंग है, फाई के अलोंग है। तो आपके पास यहाँ पे देखो फाई की एक्सप्रेशंस कौन कौन सी हैं, एक ये फाई वाली एक्सप्रेशन है और एक ये ए फाई वाली एक्सप्रेशन है। बाकी सब ये ए थीटा है, ये ए आर है, ये ए थीटा है, ये ए आर है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी, यानी आपके पास क्या रह जाएगा, ए फाई आर यूनिट वेक्टर और ए फाई थीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी आपके पास ये फाई की टर्म है ना, जो आपके पास ए डाइपोल है दैट इज अलोंग फाई यूनिट वेक्टर के अलोंग है। तो डेल क्रॉस ए जो है आपके पास ए फाई और ए फाई वाली टर्म रह जाएगी। अब इस ए फाई और ए फाई की जगह पे आप ये एक्सप्रेशन वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर ये 1 ओवर आर साइन थीटा भी है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आर, इसको बाहर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आर साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा एम साइन स्क्वायर थीटा क्यों आया कि एक साइन थीटा ये था और एक साइन थीटा इसके साथ भी है, तो वी हैव एम साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर आ गया ये वाला, -1 ओवर आर पार्शियल बाय पार्शियल आर और यहाँ पे ए फाई की वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आर स्क्वायर एम साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ये कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी है, इस ए फाई की जगह पे ए की इसकी वैल्यू पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है इसमें।
अब नेक्स्ट जो है पार्शियल बाय पार्शियल थीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि थीटा ये सिर्फ यहाँ पे ही है ना, इसके साथ ही थीटा है। तो वी हैव 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, इसकी डेरिवेटिव ले लिया है 2 sin थीटा cos थीटा। ये sin थीटा इस sin थीटा से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने पार्शियल बाय पार्शियल r लेना है। देखो ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ये r है और ये r कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये दोनों r आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो वी हैव ओनली 1 r। तो पार्शियल बाय पार्शियल r अगर लेंगे तो यू नो दैट इज इक्वल टू -1 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, आपको सिंपल डेरिवेटिव ले रही हूँ मैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, 1 ओवर r स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ से अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो वी हैव म्यू नॉट m ओवर 4 पाई r क्यूब, एक ये r है और ये r स्क्वायर है, तो r क्यूब आ जाएगा 2 cos थीटा, r यूनिट वेक्टर माइनस म्यू नॉट m ओवर 4 पाई r माइनस 1 ओवर r स्क्वायर साइन थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट m ओवर 4 पाई r क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, r क्यूब 2 cos थीटा r यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर। ये वाली एक्सप्रेशन वही है जो यहाँ पे लिखी हुई है, म्यू नॉट m ओवर 4 पाई r क्यूब 2 cos थीटा r यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर। दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से देख भी लेना। तो ये थोड़ा सा आज जो है वो जो टॉपिक्स थे जो भी थे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड भी थे, मतलब वहां से हमने एक्सप्रेशंस ली और हमने उनको सॉल्व किया। तो आपको कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि उस तरह से जैसे हम बोर्ड पे एक्सप्लेन में आपको कर देती थी तो चीज़ें क्लियर नहीं, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी यहाँ पे। लेकिन ये है कि चलें, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी स्टूडेंट्स, बोलें। मैम समझ आ गई। हाँ जी, जाग रहे हो? यस मैम। समझ आ गई है कि कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लो। मैम समझ आ गई, सही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम समझ आ गई। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही है तो मैं रिकॉर्डिंग भी होगी, आप लोग इधर से भी देख लेना, और अगर फिर भी समझ नहीं आती आप मुझसे मैसेज वगैरह पे पूछ सकते हो कि क्लियर नहीं हुई। बाकी ये है कि ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट एंड, बल्कि ऑलमोस्ट क्या एंड हो गया है, टॉपिक सारे इसमें हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम अगला नेक्स्ट चैप्टर एक क्लास आई थिंक होगी, उसके बाद आपका मिड भी होगा, तो हम एक क्लास ही अटेंड कर सकते हैं इसकी ना। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल जो है वो इसकी असाइनमेंट अभी कर दी है ना सबमिट, किसने नहीं की सबमिट? आप इसकी असाइनमेंट जो है वो